उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। दूसरी बार फिर मखसूस अंदाज में दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन, किंग ने ऊंची आवाज़ में कहा तो दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी के तासुरात नुमाया थे। क्या हुआ स्टार्क, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मायूस लौटे हो, उसने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, डॉक्टर यूनुस 1 माह हुआ एक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो चुका है। स्टार्क ने आगे बढ़कर किंग के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो किंग के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। डॉक्टर यूनुस हलाक हो चुका है? क्या मतलब? फिर हमारी हुकूमत ने उसे अगवा करने की मनसूबाबंदी क्यों की है? क्या उसे अभी तक इनकी हलाकत की इत्तला नहीं मिल सकी थी? 1 माह तो काफ़ी अरसा तवील है, किंग ने हैरान होते हुए कहा। यही बात होगी बॉस, वैसे मैं 1 माह पहले के अखबार का फोटोस्टेट भी मकामी लाइब्रेरी से ले आया हूँ, उसमें उसकी हलाकत की खबर मौजूद है। स्टॉक ने कोट की जेब से एक तयशुदा अखबार निकालकर किंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कहीं ये कोई और डॉक्टर यूनुस ना हो? तुमने कहाँ से मालूमात हासिल की हैं? किंग ने उसके हाथ से अखबार लेते हुए कहा। ग्रीन टाउन में कोठी नंबर 101 ए ब्लॉक में इसकी रिहाइशगाह है और अपनी रिहाइशगाह के तहखाने में ही उसने एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बनाई हुई है। वहाँ उसका एक मुलाजिम मौजूद था। उसने बताया कि डॉक्टर यूनुस ट्रैफिक हादसे में हलाक हो चुका है। उसके मुताबिक डॉक्टर यूनुस यहाँ के किसी स्पेशल लेबॉर्ट्री में काम करता था। फिर उसने किसी खास रेस पर रिसर्च करने के लिए लेबॉर्ट्री से तवील रुखसत ले ली और यहाँ अपनी रहाइशगाह में ही लेबॉर्ट्री बनाकर रिसर्च शुरू कर दी। फिर रिसर्च कामयाब होने पर डॉक्टर यूनुस ने एक्रीमिया की एक साइंसी कॉन्फ्रेंस में अपनी रिसर्च का ऐलान किया, जिस पर उसे एक्रीमिया की तरफ से एक बड़ा इनाम दिया गया। फिर एक्रीमिया से वो वापस आया तो यहाँ 1 हफ्ते बाद उसकी कार एक ट्रॉलर से टकरा गई और ये एक्सीडेंट इस कदर होलनाक था कि कार को आग लग गई और डॉक्टर यूनुस कार समेत जलकर राख हो गया। स्टॉक ने तफसील बताते हुए कहा। इस दौरान किंग अखबार में दर्ज खबर उसकी तफसील भी पढ़ रहा था। हमें उसकी लेबॉर्ट्री की तलाशी लेनी होगी, हो सकता है इसका वो रिसर्च पेपर वहाँ मौजूद हो। किंग ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मैंने तलाशी ले ली है, वहाँ कुछ भी ना ही कोई फाइल है और ना कोई कागज़, ना कोई डायरी, कुछ भी नहीं है। स्टॉक ने जवाब दिया। तुमने कैसे तलाशी ले ली? क्या इस मुलाजिम ने ऐसा करने की इजाज़त दी है? किंग ने हैरान होकर पूछा। मैंने उससे बताया कि मैं भी साइंसदान हूँ और एक्रीमिया से इससे मिलने आया हूँ। डॉक्टर यूनुस मेरा दोस्त है। अब चूंकि डॉक्टर यूनुस जिंदा नहीं है, इसलिए इसकी यादगार के तौर पर मैं उसकी लेबॉर्ट्री देखना चाहता हूँ। मुलाजिम मुझे तहखाने में ले गया, वहाँ मैंने उस मुलाजिम की गर्दन तोड़ डाली और फिर एतमीनान से पूरी लेबॉर्ट्री की तलाशी ली, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो मैं वहाँ से निकला और एक मकामी लाइब्रेरी का पता पूछकर वहाँ से मैंने उस तारीख का अखबार निकलवाया और उसका फोटोस्टेट लेकर उन्हें यहाँ होटल आ गया। स्टॉक ने तफसील बताते हुए कहा। क्या इस कोठी में एक ही मुलाजिम था? किंग ने चौंक कर पूछा। हाँ, एक ही मुलाजिम था जो इनका ख़ानदानी मुलाजिम था। डॉक्टर यूनुस का एक ही भाई है जो एक्रीमिया में भी रहता है। वो मुलाजिम बता रहा था कि इस भाई ने उसे यहाँ रहने के लिए कहा था और साथ ही ये कहा था कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर कोठी को फ़रोख्त करने की बातचीत करूँ और जो सबसे ज़्यादा ऑफ़र मिले वो एक्रीमिया में उसे बता दूँ, इसलिए वो मुलाजिम इस कोठी में रह रहा था। स्टॉक ने जवाब देते हुए कहा। वहाँ इस कोठी में तुम्हें जाते और वहाँ से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा? ऐसा ना हो कि पुलिस तुम्हारे पीछे यहाँ तक पहुँच जाए, किंग ने कहा। मैंने अपने तौर पर तो ख्याल रखा है, वैसे अगर आप कहें तो एहतियातन में मास्क मेकअप कर लेता हूँ, स्टॉक ने जवाब दिया। हाँ, तुम मास्क मेकअप भी कर लो और लिबास भी तब्दील कर लो। मैं इस दौरान चीफ सेक्रेटरी साहब को कॉल करके उनसे बात करता हूँ, फिर वो जैसे कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, किंग ने कहा। तो स्टॉक सर हिलाता हुआ कुर्सी से उठा और अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि किंग ने हाथ बढ़ाकर सामने मेज़ पर रखे हुए फ़ोन को अपनी तरफ खिसकाया और उसके नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसने उसे एडजस्ट किया और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। राब्ता कायम होती ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं किंग बोल रहा हूँ और होम चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कराएं, किंग ने कहा। वो तो अपनी रहाइशगाह पर चले गए हैं जनाब, आप वहाँ कॉल कर लें, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा ठीक है, किंग ने कहा और कॉरिडोर दबाकर उसने हाथ उठाया और टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होती एक स्पार्ट सी आवाज़ सुनाई दी। किंग बोल रहा हूँ, चीफ से बात कराएं, किंग ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद चीफ सेक्रेटरी की चीखती हुई मखसूस आवाज़ सुनाई दी। किंग बोल रहा हूँ जनाब, पाकिस्तान से, किंग ने मौतपाना लहजे में कहा। यस, क्या रिपोर्ट है? चीफ सेक्रेटरी ने पूछा। जनाब, डॉक्टर यूनुस 1 माह पहले ट्रैफिक हादसे में हलाक हो चुका है और उसकी रिसर्च पेपर भी इसके साथ ही जलकर राख हो चुके हैं।
کنگ نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ 1 ہفتہ پہلے تو ہماری اس سے بات ہوئی ہے۔ چیف سیکریٹری نے کہا، نہیں جناب، 1 ماہ اسے حتمی طور پر ہلاک ہوئے ہو چکا ہے۔ 1 ماہ پہلے اس کی اخبار میں ہلاکت کی تفصیلی خبر بھی موجود ہے اور اسٹاک نے اس کی ذاتی لیبارٹری کی تلاشی بھی لے لی ہے۔ کنگ نے کہا، پوری تفصیل سے بتاؤ، اسٹاک نے تمہیں کیا رپورٹ دی ہے؟ چیف سیکریٹری نے کہا تو کنگ نے پوری تفصیل دہرا دی، لیکن 1 ہفتہ پہلے ڈاکٹر یونس سے میری ذاتی بات چیت ہوئی ہے۔ اپنا پتہ بھی اس نے خود مجھے بتا دیا تھا۔ ہم اس کی خدمات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس کا معاوضہ اتنا مانگ رہا تھا کہ جو ہم دے نہ سکتے تھے، اس لیے بات آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ اس لیے بعد میں ہم نے اس کے اغوا کی پلاننگ بنائی۔ اچھا، تو ایسا کرو کہ نصف گھنٹے بعد میرے آفس میں فون کرنا۔ میرا خیال ہے وہاں میری اور اس کی گفتگو کی ٹیپ بھی موجود ہوگی اور اس کے ساتھ رپورٹ بھی کہ اس نے کس فون نمبر سے بات کی ہے۔ میں ابھی آفس جا کر چیک کرتا ہوں، چیف سیکریٹری نے کہا۔ یس سر، کنگ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے اسٹاک اندرونی کمرے سے نمودار ہوا۔ اس نے ماسک میک اپ کر کے چہرہ بھی تبدیل کر لیا تھا اور لباس بھی بدل دیا تھا۔ چیف سیکریٹری صاحب سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتہ پہلے ڈاکٹر یونس سے ان کی فون پر بات ہوئی ہے۔ کنگ نے اسٹاک سے مخاطب ہو کر کہا تو اسٹاک چونک پڑا۔ 1 ہفتہ پہلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تو ہلاک ہوئے 1 ماہ ہو چکا ہے۔ اسٹاک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی بات پر تو وہ خود حیران ہو رہے تھے۔ بہرحال وہ دوبارہ آفس گئے ہیں تاکہ فون کال ٹیپ اور اس کی رپورٹ چیک کر سکیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں نصف گھنٹے بعد دوبارہ آفس میں کال کروں۔ کنگ نے کہا، حیرت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسٹاک نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر نصف گھنٹے کے انتظار کے بعد کنگ نے دوبارہ رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا تاکہ چیف سیکریٹری سے ہونے والی بات چیت اسٹاک بھی جو اس ٹائم ادھر موجود تھا سن سکے۔ یس، چیف سیکریٹری آفس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، کنگ بول رہا ہوں، چیف صاحب سے بات کراؤ۔ کنگ نے کہا، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو۔ چند لمحوں بعد چیف کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، کنگ بول رہا ہوں جناب۔ کنگ نے موتبانہ لہجے میں کہا، میں نے ٹیپ چیک کیا ہے، اس کے ساتھ ہی رپورٹ بھی، اور اس رپورٹ سے یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ فون کال پاکیشیا سے نہیں کی جا رہی تھی بلکہ کافرستان کے دارالحکومت سے کی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر یونس نے ہمیں ڈاج دیا تھا کہ وہ اپنی کوٹھی سے بات کر رہا ہے، اور چونکہ اس وقت ہمارے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ تھی اس لیے ہم نے چیکنگ رپورٹ ہی نہ دیکھی تھی۔ چیف سیکریٹری نے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کافرستان سے؟ لیکن جناب وہ 1 ماہ پہلے پاکیشیا میں ہلاک ہو چکا تھا، تو پھر کافرستان سے کیسے فون کر سکتا تھا؟ کنگ نے کہا، تم انتہائی احمق آدمی ہو، کیا تم اس بات سے اندازہ نہیں لگا سکتے کیا ہوا ہوگا؟ ڈاکٹر یونس کی موت کی خبر فرضی طور پر پھیلائی گئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ اس کے میک اپ میں کسی اور کا ایکسیڈنٹ کر دیا گیا ہو اور ڈاکٹر یونس خاموشی سے کافرستان شفٹ ہو گیا ہو۔ وہاں سے اس نے ہمیں کال کر کے بات چیت کی، لیکن جب ہم سے بات نہ ہو سکی تو اس نے کسی اور سے بات کر لی ہو۔ تم اسے کافرستان میں جا کر تلاش کرو۔ میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کافرستان دارالحکومت کے علاقہ کولم سے اس نے کال کی تھی۔ چیف سیکریٹری نے جواب دیا، جناب کولم نہ جانے کتنا بڑا علاقہ ہو اور ڈاکٹر یونس نہ جانے کس حلیے اور کس نام سے رہ رہا ہو، اس طرح وہاں اس کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا۔ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ ڈاکٹر یونس سے کس سلسلے میں آپ سے بات ہو رہی تھی، کس طرح رابطہ ہوا، کس کے ذریعے ہوا، تاکہ میں تمام ذرائع پر کام کر کے اسے تلاش کر سکوں۔ کنگ نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ ہمارا ایک ملک ایک خاص قسم کے ہتھیار پر کام کر رہا ہے، یہ شعاعی ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار میں ایک جدید دریافت شدہ ریز جسے مارسیلاس کہا جاتا ہے کو استعمال کیا جانا ہے۔ مارسیلاس اقوام متحدہ کے تحت ڈاکٹر شونارڈ اور کافرستانی نژاد ڈاکٹر سمرتی نے دریافت کی ہے، لیکن یہ دونوں ڈاکٹر ان ریز کو امن کے لیے استعمال کرنے پر سویڈن میں اقوام متحدہ کے تحت ایک لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس مارسیلا ریس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا پلان ہماری حکومت کے سائنسدانوں نے تیار کیا، اور اس پروجیکٹ پر جیسے مارسیلا میسائل کہا جاتا ہے یہاں آسٹریلیا میں کام شروع کر دیا گیا۔ لیکن ان ریس کی اس مخصوص انداز میں استعمال کرنے میں کوئی سائنسی رکاوٹ سامنے آ گئی ہے۔
और ये रुकावट इन शुआओं को फैलाने की बजाय सुकेड़ने की थी। डॉक्टर समृति जिस पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसके तहत वो इन शुआओं को फैलाकर उसके तहत एटम बमों को नकारा बना देगा, जबकि हमारे साइंसदान मार्सेला रेस को सुकेड़कर उन्हें इंतहाई खौफनाक हथियार की शक्ल देना चाहते थे। लेकिन ना ही डॉक्टर समृति इस पॉइंट पर वासे थे और ना डॉक्टर शोनार्ड। फिर अचानक हमें इत्तला मिली कि पाकिस्तान के डॉक्टर यूनुस ने मार्सेला रेस से मिलती जुलती रेस लेज़र को सुकेड़ने वाले कोई खास फार्मूला तैयार कर लिया है। डॉक्टर यूनुस ने एक्रीमिया में एक साइंस कॉन्फ्रेंस में इस पर बाकायदा मुकाला पेश किया, जिसे साइंसदानों ने बेहद सुराया। हमारे साइंसदान भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। उन्होंने इस फार्मूले पर गौर किया तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इस फार्मूले को मार्सेला रेस पर भी आजमाया जा सकता है। चनाचा उन्होंने हुकूमत को रिपोर्ट दी। हुकूमत ने उन्हें इजाज़त दे दी कि वो डॉक्टर यूनुस से इस मामले पर बातचीत करे। डॉक्टर यूनुस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अभी इस सिलसिले में फौरी कोई बात नहीं करना चाहता, अलबत्ता वो पाकिस्तान वापस जाकर इस सिलसिले में खुद ही कॉल कर लेगा। चनाचा हमारे साइंसदानों ने उसे मेरा ऑफिस नंबर दे दिया। एक हफ्ता पहले उसने मुझे कॉल किया। वो ये फार्मूला ना सिर्फ हमें देने के लिए तैयार था, बल्कि वो हमारी लेबॉर्ट्री में इस पर काम करने पर भी रजामंद था। लेकिन उसके मुआवजे में वो जो शर्तें मनवाना चाहता था और जिस कदर मुआवजा तलब कर रहा था वो हम ना दे सकते थे, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और ये फैसला किया गया कि इस डॉक्टर यूनुस को पाकिस्तान से जबरन अगवा कर लिया जाए या उसका रिसर्च पेपर जिसमें इस फार्मूले की तफसील थी हासिल कर ली जाए, और ये काम इस तरह खुफिया तौर पर किया जाए कि किसी को इस बारे में मालूम ना हो सके, क्योंकि अगर सुपर पावर्स को इस मामले की भनक भी पड़ गई तो वो ये हथियार और फार्मूला ले उड़ेंगे। चनाचा ये मामला डार्क लाइट को रेफर कर दिया गया, लेकिन डार्क लाइट लंबे प्लान के चक्कर में पड़ गई, जबकि हमें जल्दी थी, इसलिए ये उससे लेकर तुम्हें दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, इसका मतलब है जनाब कि डॉक्टर यूनुस हुकूमत काफिरिस्तान के हाथ लग गया है और हो सकता है कि वो पूरी तरह उसकी खिदमत हासिल करना चाहते हों। डॉक्टर यूनुस की उनसे बात तय हो गई है और अपनी हुकूमत का फर्जी ड्रामा रचाकर काफिरिस्तान शिफ्ट हो गया है, लेकिन वहाँ उसे शक पड़ा हो कि उसके साथ धोखा हो सकता है तो उसने खुफिया तौर पर अपना आपसे बात की, लेकिन चूंकि आपने इनकार कर दिया इसलिए वो खामोश हो गया होगा। किंग ने कहा, ऐसा नहीं होगा। काफिरिस्तान शायद डॉक्टर यूनुस के फार्मूले पर मबनी कोई हथियार तैयार कराना चाहता होगा, लेकिन ऐसे हथियार तो आम बन रहे हैं, जबकि हम इस फार्मूले को दूसरे अंदाज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हम हर सूरत में डॉक्टर यूनुस का फार्मूला चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है जनाब, अब मैं इस डॉक्टर यूनुस का सुराग लगा लूँगा। किंग ने कहा, मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहना और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके ये मिशन मुकम्मल करो, क्योंकि इस जल्दी की खातिर ये मिशन तुम्हें दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो किंग ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। मसला पचीदा हो गया है बॉस, स्टॉक ने कहा। हाँ, लेकिन अब ये मिशन हमारे ग्रुप के लिए चैलेंज बन गया है। अब हमने हर सूरत में मुकम्मल करना है इसे। अब हमें फ़ौरन काफिरिस्तान पहुंचना है। तुम ऐसा करो कि अपने ग्रुप को बराह रास्त काफिरिस्तान पहुंचने का कह दो। अब हमें वहां ग्रुप की ज़रूरत पड़ जाएगी। मैं रवानगी के लिए टिकटों और वहां काफिरिस्तान में रिहाइश के सिलसिले में इंतजामात कर लूँ, किंग ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। स्टार्क ने अस्पात में सर हिला दिया और किंग तेज़ तेज़ कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ब्लैक ज़ीरो जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर से फारिग होकर एयरपोर्ट के ममनुआ इलाके से बाहर पब्लिक गैलरी में आया तो एक खूबसूरत सा नौजवान जिसने डार्क कलर का सूट पहना हुआ था तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। आपका नाम ताहिर है, नौजवान ने ब्लैक ज़ीरो के करीब आकर कहा। हाँ, क्या आपका नाम तौसीफ है? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो उसे पहचान चुका था। उसकी पर्सनल फाइल दानिश मंजिल में मौजूद थी, जिसमें उसके मुकम्मल गवाहिर के साथ साथ उसकी फ़ोटो भी मौजूद थी। वैसे ब्लैक ज़ीरो मेकअप में था। उसने पाकिस्तान से रवानगी से पहले तौसीफ से फ़ोन पर बात कर ली थी। उसे अपना हुलिया भी तफसील से बता दिया था ताकि तौसीफ उसे आसानी से पहचान सके। यही वजह थी कि तौसीफ ने भी उसे देखते ही पहचान लिया था। जी हाँ, लेकिन कोड, तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। एक्स, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। 2, तौसीफ ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो मुस्कुरा दिया। ये बैग मुझे दीजिए और आइए, बाहर मेरी कार मौजूद है। तौसीफ ने उसके हाथ से बैग लेने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन ब्लैक ज़ीरो ने हाथ पीछे कर लिया। किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है तौसीफ, हम दोनों का ताल्लुक एक ही सर्विस से है और हम दोनों ही बराबर रैंक के हैं, इसलिए कोई तकल्लुफ़ नहीं चलेगा। ब्लैक ज़ीरो ने इस बार बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा, लेकिन मुझे चीफ ने कहा था कि आप मुझे लीड करेंगे, इस लिहाज से मैं आपका मातहत हूँ। तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। चीफ तो जाहिर है चीफ है, लेकिन मैं तुम्हें मातहत नहीं समझता। हमने मिलकर काम करना है, बस मुझे इतना मालूम है। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा।
ओके, जैसे आप कहें, तौसीफ ने जवाब दिया। फिर आप? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। आप बहरहाल उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आपको आप ही कहूँगा, और ये मेरी मजबूरी भी है क्योंकि मुझे ही तरबियत दी गई है कि अपने बड़े को हर हालत में आप कहा जाए, तौसीफ ने कहा। वो इस दौरान पार्किंग तक पहुँच चुके थे। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक नए मॉडल की और इंतहाई शौक सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार के करीब पहुंच गए। तौसीफ ने लॉक खोले और ब्लैक ज़ीरो साइड सीट पर बैठ गया। उसने बैग अपने पैरों में रख लिया जबकि तौसीफ ने ड्राइविंग सीट संभाली। क्या इस बैग में कोई बहुत कीमती चीज़ है ताहिर साहब? तौसीफ ने कार स्टार्ट करते हुए मुस्कुरा कर कहा। हाँ, इसमें एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम ख़ास तौर पर इंतहाई कीमती कह सकते हो, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वो क्या है, कुछ बताएं तो सही। आपने तो ये बात करके ज़बरदस्त सस्पेंस फैला दिया है, तौसीफ ने हंसते हुए कहा। तुम फिलहाल अपने सस्पेंस को सुकेड़ लो, जब शहला से मुलाकात होगी फिर बेशक उसे जितना जी चाहे बढ़ा लेना, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो तौसीफ चौंक पड़ा। आप शहला के बारे में जानते हैं? तौसीफ ने हैरान होते हुए कहा। तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। तो तौसीफ की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलकर कानों तक जा पहुंची। अरे वाकई कमाल है, मेरी तो आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तौसीफ ने कहा। शहला से भी पहली मुलाकात होगी, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर? तौसीफ की हालत वाकई देखने वाली थी। इमरान साहब ने मुझे शहला के बारे में ख़ास तौर पर ब्रीफ नहीं बल्कि डिटेल किया है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। तो तौसीफ बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा, क्या बताया है उन्होंने? तौसीफ ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने बताया है कि शहला बेहद नाजुक मिजाज खातून है, बदसूरत होने की वजह से नफ्सियाती कम्प्लेक्स का शिकार है, इसलिए मैं मोहतात रहूं कि कोई ऐसी बात या इशारा ना करूं जिससे उसे बदसूरती का एहसास हो सके, ब्लैक ज़ीरो ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो तौसीफ बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाकई ताहिर साहब, इमरान साहब ने सच कहा है, शहला इंतहाई बदसूरत लड़की है, बस कुछ ना पूछें, ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ गई, तौसीफ ने शरारत भरे लहजे में कहा। कोई बात नहीं, सब्र करने वालों को इसका अजर मिलता है, आखिर शहला भी तो सब्र कर रही होगी, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तौसीफ बेइख्तियार चौंक पड़ा। शहला सब्र कर रही होगी, क्या मतलब है, समझा नहीं, तौसीफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह समझ की नहीं, एहसासात और कैफियत की बात होती है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। आप तो बड़ी फुसफियाना बातें करते हैं, तौसीफ ने कहा। इसमें फ़लसफ़ा कहाँ से आ गया? एहसासात और कैफियत ज़ाहिर है अकल और समझ से मुख्तलिफ होती हैं, ब्लैक ज़ीरो भी लुत्फ़ ले रहा था। आपका मतलब है कि मैं बदसूरत हूँ, इसलिए शहला भी सब्र कर रही है, आखिरकार तौसीफ ने कहा जाता है कि मर्द की सूरत नहीं देखी जाती, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। फिर तौसीफ वाकई ही उलझ गया था, मर्द का किरदार देखा जाता है, ब्लैक ज़ीरो ने बड़े एतमीनान भरे लहजे में जवाब दिया। तो तौसीफ ने बेइख्तियार तवील सांस लिया। तो आपका मतलब हुआ कि शहला ये बात जानती है कि मेरा किरदार दुरुस्त नहीं है, इसके बावजूद वो सब्र कर रही है, यही मतलब हुआ ना? तौसीफ ने इस बार कदरे नाराज से लहजे में कहा। किरदार से तुम क्या मतलब लेते हो? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी आदमी का चाल चलन, नेकी और बदी के सिलसिले में उसका अमल, तौसीफ ने किरदार को अपने तौर पर तशरीह करते हुए कहा। यह तो तुमने किरदार के आम मानी बता दिए, किरदार के असल मानी क्या हैं? ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। तो तौसीफ बेइख्तियार चौंक पड़ा। अच्छा, मैंने तो यही मानी समझे और पढ़े हैं, असल मानी क्या होते हैं? तौसीफ के लहजे में हैरत थी। किरदार के असल मानी तर्ज, तरीक, कायदा, शुगल, काम, आदत वगैरह, और तुम जिस तरह मजाक करने के आदी हो और जिस तरह शहला को तंग करते हो, इसके बावजूद वो तुम्हारी मोहब्बत का दम भरती है, तो इसका यही मतलब हुआ कि वो बेचारी सब्र करती है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। तो तौसीफ बेइख्तियार हंस पड़ा। एक बात कहूँ, अचानक तौसीफ ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार चौंक पड़ा। हाँ कहो, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे तो लगता है कि आप इमरान साहब हैं और आपने मेकअप कर रखा है, तौसीफ ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। तुमने ये बात कैसे सोची? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। आपका कदो कामत बिल्कुल इमरान जैसा है। इमरान मेकअप का माहिर है, वो फिर लहजा और आवाज़ बदलने का भी माहिर है। इसके साथ साथ आप जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं ये भी इमरान का ही है। वही दिलचस्प, खूबसूरत और पुरमिज़ाह बात करना और बात को घुमा फिरा कर उसके माने निकाल लेना, लफ्ज़ों के माखिज़ और माने का इल्म, इन सब बातों से मुझे यही एहसास हो रहा है कि आप इमरान तो नहीं हैं, तौसीफ ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा।
यही तो ये बात है कि इमरान को क्या ज़रूरत थी इस तरह मेकअप करके तुम्हारे पास आने की। और दूसरी बात ये कि तुम बेशक अभी फ़ोन करके इमरान से बात कर लो, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। तीसरी बात ये कि ये अंदाज़ मैंने इमरान से ही सीखा है, इमरान का ही शागिर्द हूँ और शागिर्द की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो उस्ताद जैसा बन सके। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, इमरान साहब का शागिर्द तो टाइगर है, आपका तो ना पहले कभी जिक्र हुआ और ना कभी पहले आपसे मुलाकात हुई। तौसीफ ने कहा, टाइगर से पहले मैं उसका शागिर्द था। फिर सीक्रेट सर्विस का एक अलहदा शोबा कायम किया गया जिसे स्पेशल सेक्शन कहा जाता है। इस सेक्शन का ताल्लुक ज़्यादातर साइंसी लेबॉर्ट्री वगैरह से रहता है, दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान में साइंसी लेबॉर्ट्रियों की हिफाजत वगैरह। और इमरान साहब ने चीफ से कहकर मुझे स्पेशल सेक्शन में लगवा दिया। अब हमारा दायरा कार सीक्रेट सर्विस से कतई अलहदा है, इसलिए तुम लोगों में से कभी मेरी मुलाकात ना हो सकी। इस बार शायद सीक्रेट सर्विस मसरूफ़ थी और फिर मसला भी लेबॉर्ट्री का था, इसलिए चीफ ने मुझे यहाँ तुम्हारे पास भिजवा दिया है। फिर इमरान साहब ऑक्सफोर्ड में मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, हमने तवील अरसा वहाँ इकट्ठे गुजारा और मैं तब से ही इमरान से बेहद मुतासिर हूँ, इसलिए शायद तुम्हें मेरी बातों पर शुबा हो। वैसे अगर तुम्हें मेरा ये अंदाज़ पसंद नहीं है तो मैं संजीदा रहूँगा, ब्लैक ज़ीरो ने बात करते हुए कहा। अरे नहीं ताहर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुद हंसने हंसाने का कायल हूँ और मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल इसी तरह पसंद आई है जिस तरह इमरान साहब की, इसलिए प्लीज़ आप हरगिज़ संजीदा ना हो वरना मैं वाकई ही बोर हो जाऊंगा। तौसीफ ने कहा तो उसके साथ ही उसने कार को एक कोठी के फाटक की तरफ मोड़ कर रोक दिया। ये कोठी मेरा ऑफिस है और साथ ही एक हिस्से मैंने रिहाइशगाह के तौर पर तैयार कराया हुआ है। इमरान साहब ने कहा था कि आपको यहीं ले आया जाए, हालांकि मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको अपनी रिहाइशगाह पर रखूँगा, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था। तौसीफ ने कहा, और फिर ठीक है, मैं समझा ये तुम्हारी ज़ाती रिहाइशगाह है। ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिलाया। उसी लम्हे तौसीफ ने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया तो चंद लम्हों बाद फाटक खुद ब खुद खुल गया और तौसीफ कार अंदर ले गया। पोर्च में नीले रंग की नए मॉडल की स्पोर्ट्स कार मौजूद थी। तौसीफ ने कार उसके साथ पोर्च में जाकर रोकी और फिर वो दोनों नीचे उतर आए। यहाँ सिर्फ एक मुलाजिम रहता है, तौसीफ ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद वो मुलाजिम फाटक बंद करके वापस पोर्च में पहुंच गया। वो एक मकामी नौजवान था। शेर अली ये साहब पाकिस्तान से आए हैं, अब ये यहीं रहेंगे और मेरे अफसर हैं। तौसीफ ने शेर अली से मुखातिब होकर कहा तो शेर अली ने मौतबाना लहजे में सलाम किया। आइए ताहिर साहब, अब मैं आपको पहले ये रिहाइशगाह दिखा दूं, इसके बाद काम के सिलसिले में बात हो जाएगी। तौसीफ ने कहा, देखने की ज़रूरत नहीं है, शेर अली यहाँ मौजूद है, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ये ले आएगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो तौसीफ ने असबात में सर हिला दिया। फिर वो एक कमरे में पहुंच गए जो ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। ये मेरा ऑफिस है, तौसीफ ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों बैठ गए। अब आप पहले बताएं कि आप क्या पीना पसंद करेंगे। तौसीफ ने कहा, हॉट कॉफ़ी अगर मिल जाए तो बेहतर रहेगी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो तौसीफ ने शेर अली को आवाज़ दी और शेर अली के आने पर उसने उसे हॉट कॉफ़ी और साथ ही स्नैक्स लाने का कह दिया और शेर अली सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। हाँ, अब ऐसा करो कि अपलैंड का तफसीली नक्शा ले आओ ताकि हम काम करने के लिए अपनी लाइन ऑफ एक्शन तय कर लें। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, काफ़ी तो पी लें। तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉफ़ी भी पी लेंगे, तुम नक्शा ले आओ। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो तौसीफ ने सर हिलाता उठा और दीवार में नस्ब अलमारी की तरफ बढ़ गया। इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA टू सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की PA की आवाज़ सुनाई दी। PA 3 कौन है? इमरान ने कहा। PA 3 क्या मतलब? आप कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से PA की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम खुद ही तो कह रहे हो कि PA 2 और साहिर है, अगर तुम PA 2 हो तो PA 3 भी कोई होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ इमरान साहब आप हैं, माफ़ कीजिए, पहले मैं आपकी आवाज़ ना पहचान सका था। आपने वाकई ही दिलचस्प नुक्ता निकाला है, लेकिन अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि PA 3 सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा। दूसरी तरफ से PA ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं कह सकते? जहाँ तक मेरी इत्ला है तुम 2 से 3 भी हो चुके हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कैसे इमरान साहब? PA ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे शादी के बाद अक्सर होता है कि अभी 1 साल गुजरना नहीं और 2 से मामला 3 पर पहुंच जाता है और 2 से 3 होने पर बाकायदा खुशियां भी मनाई जाती हैं। इमरान ने जवाब दिया तो PA बेइख्तियार हंस पड़ा। ओहो, मैं आपका मतलब समझ गया हूँ, लेकिन इस हिसाब से तो मैं PA 4 हो चुका हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। PA ने हंसते हुए कहा, अच्छा फिर तो मुबारक हो। वैसे टीम कब तक तैयार हो जाएगी? इमरान ने कहा तो PA बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा।
अरे जनाब तौबा कीजिए, बस इतने ही काफ़ी हैं। मैं आपकी बात कराऊं साहब से, पीए ने कहा और उसके साथ ही खामोशी तारी हो गई। तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि पीए इस मौजू से बचना चाहता है। हेलो सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ जनाब, आपने बताया ही नहीं कि आप कॉपी A2 से 4 तक पहुंच चुका है। चलो उससे उन्हें आपको मुबारकबाद देकर आपसे मिठाई खाई जा सकती थी। वैसे तो आप इस टाइप की मिठाई अब मांगी ही नहीं जा सकती। इमरान की जुबान रवा हो गई। ये तुमने क्या बकवास शुरू कर दी है? Tier 2 से 4 हो गया, मुबारकबाद, मिठाई, ये सब क्या है? सर सुल्तान ने उलझे हुए लहजे में कहा तो इमरान ने वजाहत कर दी। उसकी वजाहत सुनते ही सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। मुझसे तो वाकई अब इस टाइप की मिठाई की तवक्को नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे चांसेस तो मौजूद हैं। फिर क्या ख्याल है, भाभी से बात की जाए? सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। अगर भाभी से आपका मतलब मेरी अम्मा भी है तो फिर वहाँ भी इस जैसी ही सूरत हाल है। अब इस टाइप की मिठाई वहाँ से भी नहीं मिल सकेगी आपको। इमरान ने जवाब दिया तो सर सुल्तान बेइख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। तुम वाकई ही शैतान हो, अपने वालिदैन तो कुत्तों को नहीं बख्शते। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, मैं भाभी से बात करता हूँ और मुझे यकीन है कि वो मुझे मिठाई में भी पेशगी खिला देंगी। सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। आप उन्हें क्या कहेंगे? इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। यही कि अब इमरान की शादी होनी चाहिए ताकि उसके बच्चे पैदा हों तो हम मिठाई खा सकें, और क्या कहना है? सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। मुझे यकीन है कि अम्मा बी से आपको यही जवाब मिलेगा कि इमरान तो खुद बच्चा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। अच्छा, अभी तुम अपने आप को बच्चा समझते हो? सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, मैं सीने पर हाथ मार कर दावा कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चा हुआ हूँ। इमरान ने दूसरी अंदाज में बात करते हुए कहा तो सर सुल्तान एक बार फिर खुल्लम खुला हंस पड़े। वो तो तुम हो, इसलिए तो कहता हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि किस वक्त तुम्हारा ये दावा गलत हो जाए। सर सुल्तान ने तरकीबा तरकीब जवाब दिया तो इस बार इमरान भी हंस पड़ा। लेकिन अभी तो मेरी सास की दादी की परदादी भी पैदा नहीं हुई। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जो पैदा नहीं हुई उसकी फिक्र छोड़ो, जो पैदा हो चुकी है उसकी बात करो। सर सुल्तान ने भी शायद लुत्फ लेने के मूड में था और इमरान हंस पड़ा। आप मिठाई खिलाने की बजाय अब मुझे अम्मा बी से जूतियाँ खिलवाने पर तुल गए हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, इमरान ने हंसते हुए कहा तो सर सुल्तान भी हंस पड़े। अच्छा छोड़ो इन बातों को, वो डॉक्टर यूनुस के बारे में मेरे पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है। डॉक्टर यूनुस 1 माह हुए एक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो चुके हैं और यह हादसा इस कदर शदीद था कि उनकी कार जलकर राख हो गई और कार के साथ ही उनकी लाश भी। उसके साथ साथ इस राख से एक बैग मिला जो इस वक्त सही सलामत नजर आ रहा था, क्योंकि जब उसे हाथ लगाया तो वो भी राख में तब्दील हो गया। इसके अंदर कागजात की राख भी शामिल थी। वैसे डॉक्टर यूनुस एक खास फार्मूले पर काम कर रहे थे। ये फार्मूला लेज़र शुआओं को सुकेड़ने के बारे में था। बताया गया है कि इस तरह कोई खौफनाक हथियार भी तैयार किया जा सकता है। बहरहाल जो तफसील मुझे मिली है उसके मुताबिक डॉक्टर यूनुस ने इस फार्मूले पर काम करने के लिए लेबॉर्ट्री से तवील रुखसत ली। उनकी रहायशगाह ग्रीन टाउन कोठी नंबर 101 से ए ब्लॉक में थी। उन्होंने हुकूमत के खर्चा पर वहाँ एक ज़ाती लेबॉर्ट्री तैयार की और फिर इस पर तवील अरसा तक काम करते रहे। उनकी वफ़ात से तकरीबन 1 हफ्ता पहले एक्रीमा में कोई बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई और डॉक्टर यूनुस ने वहाँ इस फार्मूले पर रिसर्च पेपर पेश किया जिससे बेहद सराहा गया। उसके बाद वो वापस आ गए। ठीक हफ्ते बाद ट्रैफिक हादसे पर उनका इंतकाल हो गया और बताया जाता है कि उनकी कार में मौजूद बैग में वो रिसर्च पेपर था और वो भी साथ ही जल गया। क्योंकि उनकी ज़ाती रहायशगाह और लेबॉर्ट्री की मुकम्मल तलाशी ली गई, वहाँ से कोई रिसर्च पेपर ना मिल सका। सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा। क्या ये बात कन्फर्म है कि इस हादसे में वाकई ही डॉक्टर यूनुस ही हलाक हुए? इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैंने ये बात मालूम की है। उनकी लाश को उनकी अंगूठी के नगीने से पहचाना गया है। वो जलने से बच गया था। सर सुल्तान ने जवाब दिया। उनके दांतों का तो तजज़िया हो सकता था, दांत तो राख नहीं हो सकते। इमरान ने कहा। दांतों का तजज़िया तो तब हो जब पहले उनका तजज़िया मौजूद हो। बहरहाल मुझे जो बताया गया है वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन ये तुम्हारे चीफ को बैठे बिठाए डॉक्टर यूनुस कैसे याद आ गए? सर सुल्तान ने कहा। चीफ तो जाहिर है आपकी तरह अफसर है और अफसर मातहतों को काम पर लगाने के लिए ऐसे मसाइल पैदा करते ही रहते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सर सुल्तान भी इख्तियार हंस पड़े। ओके, आपकी रिपोर्ट चीफ तक पहुंचा दी जाएगी और इनकी तरफ से शुक्रिया। आप मेरी तरफ से पेशगी वसूल करें। खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए।
यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई थी। ऑस्ट्रेलिया का राब्ता नंबर और उसके दारुल हुकूमत कार्शिया का राब्ता नंबर बता दें। इमरान ने कहा तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद नंबर बता दिए गए। इमरान ने शुक्रिया कहकर कोरिडोर दबा दिया और फिर हाथ उठाकर जब उसने टोन सुनी तो उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही आवाज़ सुनाई दी। स्टोन क्लब का नंबर दें। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने एक बार फिर कोरिडोर दबाया और फिर हाथ उठाकर दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। स्टोन क्लब। एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी। मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, साइमन से बात कराएं। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। पाकिस्तान से वो कौन सी जगह है जनाब? ऑपरेटर लड़की ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसने शायद जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान का नाम सुना था। बरे आज़म एशिया का एक मुल्क है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ अच्छा, इतनी दूर से? होल्ड करें, मैं बात कराती हूँ। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, साइमन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद साइमन की आवाज़ सुनाई थी। उसका लहजा स्पार्ट था। मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ साइमन। तुमने जमाना के जरिए जो पैगाम भिजवाया था वो मुझे मिल गया है, लेकिन डॉक्टर यूनुस तो 1 माह पहले ट्रैफिक हादसे में हलाक हो चुके हैं। इसलिए अब किसी पार्टी को इसकी अगवा करने का क्या मतलब हुआ? इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैंने तो होटल में सिर्फ बातें सुनी हैं, अब मुझे तफसील का तो इल्म नहीं। मैंने पाकिस्तान का नाम सुनकर जवाना को फ़ोन किया था। साइमन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो इस बातचीत से पीछा छुड़ाना चाहता हो। तुमने जवाना से कहा है कि मेरा नाम दरमियान में ना आए और मेरा वादा कि तुम्हारा नाम किसी सूरत में भी सामने ना आएगा, और तुम जानते हो कि मैं वादा हर हालत में पूरा करता हूँ, इसलिए झिझकने और खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो तुम्हें इन मालूमात के सिलसिले में बाकायदा मुआवजा भी अदा किया जा सकता है। तुम्हारी इस बात ने कि तुम्हारा नाम सामने ना आए से ये बात साबित होती है कि तुम इन लोगों को अच्छी तरह जानते हो जो ये बातें कर रहे थे। वो कौन लोग थे? इमरान ने कहा। सॉरी इमरान साहब, मैंने तो उनकी शक्लें और अंदाज देखकर अंदाज़ा लगाया था कि उनका ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है। वैसे मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता और इस बारे में मुझे वाकई ही कुछ मालूम नहीं है। गुड बाय, साइमन ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कोरिडोर दबाया और फिर हाथ उठाकर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई थी। अली इमरान बोल रहा हूँ मिस जूलियाना फिट्स वाटर। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कौन? अली इमरान? मैं किसी अली इमरान को नहीं जानती, सॉरी, रॉन्ग नंबर। दूसरी तरफ से इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा गया। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने एक बार फिर कोरिडोर दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। पुरस्तार रंग बहार, दिलदादा जिक्र दिलदार, जो पहले फ़ोन करके हो चुका है, दिलो फगार, बेरुखी और दिलदार से गिर चुकी है, उसकी दस्तार और ख़त्म हो चुका है इसका पंदार, और अगर ऐसा अब हुआ तो फिर हो जाएगा वो बीमार, और जब वो बीमार होगा तो फिर रह जाएगा बाकी झाड़ो झनकार। और इमरान की ज़बान रवा हो गई। बस बस, इतनी शायरी काफ़ी है, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज कम अज़ कम मेरी समझ में तो नहीं आ सकते, लेकिन तुमने पहले फ़ोन अजनबियों की तरह क्यों किया था? दूसरी तरफ से जूलिया की हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी। अब तुम्हारे हंसने से आया है दिल बेकरार को करार, अब प्लीज़ ना होना मुझसे आइंदा बेसार। इमरान ने एक बार फिर काफिया बंदी शुरू कर दी तो जूलिया हंसती। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि कैसे फ़ोन किया? जूलिया ने हंसते हुए कहा। ताकि कायम हो सके सिलसिलाए गुफ्तार। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया फिर खिलखिला कर हंस पड़ी। तौबा है, तुम्हें ना जाने कहाँ से ये अल्फाज याद आ जाते हैं। तुम ऐसा करो, यहाँ फ्लैट पर आ जाओ, फिर एतमीनान से तुम्हारे अल्फाज सुनती रहूंगी। जूलिया ने हंसते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर कोरिडोर पर रखा और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जोसेफ जवाना कहाँ है? इमरान ने बाहर बरामदे में आते ही जोसेफ से पूछा। अपने कमरे में है, बुलाऊं से? जोसेफ ने कहा। हाँ, इमरान ने कहा तो जोसेफ सर हिलाता हुआ मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता राहदारी में आगे बढ़ गया, जबकि इमरान कदम बढ़ाता पोर्च की तरफ बढ़ गया जहां उसकी कार मौजूद थी। थोड़ी देर बाद जवाना पोर्च में ही आ गया। यस मास्टर, जवाना ने करीब आकर कहा। मैंने साइमन को कॉल किया था। साइमन इस पार्टी के बारे में कुछ छपा रहा है जिसे उसे डॉक्टर यूनुस के बारे में मालूमात मिली थी, और यहाँ मालूम हुआ है कि डॉक्टर यूनुस 1 माह पहले एक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो चुका है।
لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب ڈرامہ تھا اور ڈاکٹر یونس زندہ ہے۔ بہرحال اس بارے میں تحقیقات کر رہا ہوں، لیکن سائمن سے اس پارٹی کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا ضروری ہے، جس نے اس سے یہ پیغام خاص طور پر مجھ تک پہنچانے کے لیے کہا تھا تاکہ ان کا اصل مقصد سامنے آ سکے۔ تم اسٹالیا جاؤ اور یہ معلومات جس قدر جلد ممکن ہو سکے وہاں سے لے آؤ۔ نے کہا، یس ماسٹر، میں ان کی روح سے بھی اصل بات اگلوا لوں گا۔ ویسے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ جوزف کو بھی اجازت دے دیں تو ہم دونوں چلے جائیں، اس طرح تفریح بھی ہو جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا۔ جوانا نے منت بھرے لہجے میں کہا، کمال ہے، اس قدر قربت ہو گئی ہے تم دونوں میں کہ چند روز کی جدائی بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانا بھی اختیار ہنس پڑا۔ ویسے آپ کی بات درست ہے، اب تو میں جوزف کے ساتھ کا عادی ہو گیا ہوں۔ جوانا نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بلاؤ جوزف کو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ مجھے معلومات فوری چاہیے۔ تفریح تم بے شک وہاں جتنا عرصہ چاہے کرتے رہنا۔ عمران نے کہا، یس ماسٹر۔ جوانا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی طرف چل کو بڑھ گیا۔ یس باس۔ تھوڑی دیر بعد جوزف نے آ کر کہا، جوانا بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ جوزف، تم جوانا کے ساتھ اسٹالیا چلے جاؤ، اس نے وہاں سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ یہ معلومات حاصل کر کے مجھے فون پر رپورٹ دے دینا۔ اس کے بعد تم چاہو تو اسٹالیا سے تفریح کرتے رہنا، چاہو تو ایکریمیا یا افریقہ چلے جانا۔ عمران نے کہا، آپ کے بغیر تفریح ہو ہی نہیں سکتی باس، اس لیے آپ تفریح کی تو بات چھوڑیں، باقی کام کے لیے میں جوانا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جوزف نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لو بھائی، یہ میرے بغیر نہیں جا سکتا اور تم اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اب یہ تکون کیسے مکمل ہوگی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اسے بھیجیں تو صحیح، باقی کام میرا ہوگا۔ جوانا نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران بھی ہنس پڑا۔ اوکے جوزف، تم نے جوانا کے ساتھ جانا ہے، یہاں کا نظام آٹومیٹک کر جانا۔ عمران نے کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، یس باس۔ جوزف نے جواب دیا اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار رانا ہاؤس سے نکل کر مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گرین ٹاؤن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ جولیا سے کہہ کر ڈاکٹر یونس کی رہائش گاہ کے بارے میں معلومات حاصل کرا لے، لیکن اب اس نے خود ہی وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گرین ٹاؤن پہنچ کر جب اس نے بلاک اے کی کوٹھی نمبر 101 ٹریس کی تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا، گیٹ پر نہ صرف تالا موجود تھا بلکہ اس تالے پر پولیس سیل بھی موجود تھی۔ پولیس نے کوٹھی سیل کر رکھی ہے، کیوں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کار موڑ دی اور واپس اسی راستے میں اسے دوڑانے لگا جہاں سے آیا تھا، کیونکہ کالونی میں داخل ہونے سے پہلے اس نے پولیس اسٹیشن کا بورڈ دیکھا تھا۔ وہ وہاں جا کر اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار پولیس اسٹیشن کے سامنے جا روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ قدم بڑھاتا پولیس اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ گیٹ کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا جس میں ایک پولیس آفیسر سخیم رجسٹر میں کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ سلام کرتے ہوئے کہا۔ پولیس آفیسر جو کاندھوں پر لگے ہوئے اسٹار سے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر لگتا تھا چونک کر سر اٹھایا اور پھر حیرت سے سامنے کھڑے عمران کی طرف دیکھنے کے بعد اس نے اسی طرح دروازے کی طرف دیکھا جیسے اس کا خیال ہو کہ اس قدر خشوع خضوع سے سلام کرنے والا عمران کے علاوہ کوئی اور ہوگا، لیکن اتفاق سے اس وقت کمرے میں عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تو ASI نے حیران ہو کر عمران کو دیکھنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران ایک بار پھر سلام کر دیا تو ASI چونک پڑا۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ اس بار ASI نے کہا، کیا آپ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، بیٹھیے، میں نے آپ کو بیٹھنے سے منع تو نہیں کیا۔ ASI نے قدرے سرد لہجے میں جواب دیا اور ایک بار پھر سامنے رکھے ہوئے رجسٹر پر جھک گیا۔ عمران بڑے اطمینان سے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کا خط واقعی بےحد خوبصورت ہے، میرے خیال میں اسے پڑھنے کے لیے آپ کو ہی تکلیف دی جاتی ہوگی، عمران نے کہا تو ASI ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ASI نے اس بار قطرے کو سیلے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اپنی طرف سے وہ انتہائی نرم لہجے میں بات کر رہا ہے۔ شاید عمران کے لباس اور اس کی شخصیت کا اثر تھا۔
میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کا خط بے حد خوبصورت ہے، آپ کو تو خوش خطی کا پرائیڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے۔ عمران نے کہا، دیکھیے جناب، آپ جو کوئی بھی ہیں، اس وقت میں بے حد مصروف ہوں، میں نے یہ سارا رجسٹر لکھنا ہے اور اسے ڈی ایس پی صاحب کے سامنے پیش کرنا ہے، اس لیے پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں اور انسپیکٹر صاحب سے جا کر مل لیں، میرے پاس فی الحال بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اے ایس آئی نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا اور ایک بار پھر رجسٹر پر جھک کیا۔ ویسے خوشخطی کے ساتھ ساتھ آپ کا حسن اخلاق بھی تمغہ ملنے چاہیے۔ ڈی ایس پی صاحب نے شاید آپ کو کوئی سزا دی ہے کہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کر سارا رجسٹر لکھیں۔ مجھے یاد ہے کہ اسکول میں جب کوئی بچہ فقرہ غلط لکھ لیتا تھا تو استاد صاحب اسے 100 بار صحیح فقرہ لکھنے کی سزا دیا کرتے تھے، اور آپ یقین کریں کہ پھر ساری عمر وہ فقرہ درست طور پر یاد رہتا تھا۔ عمران بھلا کب ہار ماننے والا تھا۔ Like, comment, share, press the bell icon.